Hello and Jesus, welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board student. Yes, my dear rising star. ये चैप्टर मेडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत. हाँ, आपने कहा और हम इस चैप्टर को फिर बना रहे हैं, एक्साइटिंगली नए तरीके से बना रहे हैं. तो जब हम मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, मतलब मिडिल पीरियड की, तो पीरियड फ्रॉम 6th century to 18th century. हाँ, पोस्ट गुप्ता पीरियड टू द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स. हाँ, इस पीरियड को नाम दिया गया है मेडिवल इंडिया. तो हमारा चैप्टर है आज सुल्तान्स के बारे में. हाँ, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में. तो पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526. 1206 जब सुल्तान पीरियड की शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और 5 बड़ी डायनेस्टीज दिल्ली पे रूल करती हैं. हाँ, 5 बड़ी डायनेस्टीज. इस पीरियड को नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत. अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों नाम? क्योंकि जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को टाइटल सुल्तान की दी और रूल किया दिल्ली पे, इसीलिए दिल्ली सल्तनत. और 1526 वो पीरियड है जब ये पीरियड खत्म होने वाला है. लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी हार जाएगा बाबर से. हाँ, बाबर और इब्राहिम लोधी की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में सल्तनत पीरियड खत्म हो जाएगा. बात करेंगे कैसे पता चलता है सर इतना कि बीच में ये कौन राजा आया, कैसे सर, कहां से पता चल जाता है कि इसके बाद ये राजा आया, ये राजा इतने साल रूल किया? कभी सोचा है आपने? हाँ, इन्हें हम कहते हैं सोर्सेस. तो कैसे जानकारी मिली इन सल्तनत राजाओं के, इन सुल्तान के बारे में? तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हमें इंस्क्रिप्शन से. इंस्क्रिप्शन मतलब होता है गोद के लिख देना. हाँ, कहीं पर हम जब खोद के लिख देते हैं ना, जो परमानेंटली पत्थरों पे, हाँ, कॉइन्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे, तो इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. तो ये इंस्क्रिप्शंस बहुत वैल्यूएबल सोर्स है जिनसे हमें इन सुल्तान्स के बारे में पता चलता है कि कौन सा राजा कब तक रूल किया, उसने क्या किया. ये इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स में मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स में मिलते हैं, माइलस्टोन्स में मिलते हैं, टूम्बस्टोन्स में मिलते हैं. इनमें संस्कृत में भी और इवन अरेबिक भाषा में भी. हाँ, उस जमाने में अरेबिक भी चल रही थी, तो क्या कुछ में तो दोनों ही भाषा का यूज होता है. अब सबसे पहला कॉइन जो एक राजा मोहम्मद बख्तियार खिलजी, अभी आएगा, खिलजी डायनेस्टी आएगा, इनका जब कॉइन देखा गया तो उसमें भी अरेबिक और संस्कृत के इंस्क्रिप्शन थे जो आज भी प्रमाणित करते हैं कि उस जमाने में खिलजी डायनेस्टी थी. तो इससे क्या कहना चाहते हैं यार, ये सोर्सेज हैं जिनसे इनके बारे में पता चलता है. कहते हैं ना, इतिहास में कोई चीज जो हुई है, घटना हुई है, उसके प्रमाण मिलते हैं. आता है कुतुब मीनार, ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है जो आप और मैंने, शायद मैं तो देख के आया हूं कुतुब मीनार, मैं तो गया भी था. आपने नहीं देखा है तो दिल्ली में जाइए, मेहरौली नाम की प्लेस है, वहां पे आपको दिखेगा ये 5 मंजिला टावर, इंडिया का सबसे टॉलेस्ट टावर अपने आप के टाइम का. तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक महान राजा ने निर्माण शुरू कराया. किसके लिए? अपने गुरु, अपने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ध्यान दीजिएगा, अपने नाम से नहीं बनाया था, ध्यान दीजिएगा, उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, पर उनके जो सूफी संत थे, जो उस समय बहुत रिस्पेक्टेड थे, हाँ, जिस समय दिल्ली में उनका बहुत आदर होता था, उनके लिए, उनकी याद में, हाँ, ये बनाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके रिस्पेक्ट में बनाया गया. और बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई क्योंकि बनते बनते 20 साल लगे इसको. हाँ, 20 साल लगे इसको. कंप्लीट कराया किसने? इल्तुतमिश ने, जो कि इसका दामाद था, मतलब इसकी बेटी का हस्बैंड. तो अब ये भी एक प्रूफ है. हाँ भाई, ये प्रूफ है कि उस समय दिल्ली सुल्तनत थी और स्लीव डायनेस्टी थी. क्या खास बात है इस कुतुब मीनार की? तो कुतुब मीनार शुरुआत में जो बनाया गया था उसमें 4 स्टोरीज थी, 4 मंजिल थी. तो आप तो देख रहे हैं 5 मंजिल है फोटो में, देखिए इसमें, देखिए 5 मंजिलें हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5. हाँ, तो 4 मंजिलें थी जब शुरुआत में बनाई गई थी, पर बीच में लाइटनिंग आई, बिजली कड़की, तो कुछ टावर टूटा. बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी हाइट को और रेस करा दिया. ठीक है,
और 5 टावर्स बना दिए गए। और टावर्स कैसे? टेपरिंग। टेपरिंग समझते हैं? ऐसे जाकर के ऊपर जाके पतले, नीचे से बेस चौड़ा है, ऊपर जाते जाते पतला है। हाँ, जैसे पिरामिड्स होते हैं ना। हाँ, बस ये पॉइंटेड नहीं है ऊपर जाकर के। और हर हर स्टोरी के खत्म होने पर प्रोट्रूडिंग बालकनी है। देखिए, प्रोजेक्टिंग बालकनी, बालकनी बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, बाहर की तरफ बालकनी निकली हुई है। हाँ, इसके एंट्रेंस के लिए डोरवे बना हुआ है, नॉर्थ साइड में बना हुआ है। और क्या खास बात है? मीनार सर्कुलर है, आप तो देखे ही हैं, राउंड मीनार है, सर्कुलर मीनार है। और क्या खास बात है? बेस में ये 13.8 मीटर चौड़ा है, पर ऊपर जाते जाते 3 मीटर की हो गई है। हाँ, बताया था ना कि ये ऊपर से टेपरिंग है। और क्या खास बात है? ये रेड सैंडस्टोन मार्बल से बना है। हाँ, और किससे? ग्रे क्वार्ट्जाइट स्टोन से बना हुआ है। प्रोट्रूडिंग बालकनी या प्रोजेक्टिंग बालकनी है, बालकनी बाहर की दिशा में निकलती आती है। और इसकी दीवारों पर हाँ कुरान की आयतें लिखी हैं, कार्विंग्स की गई है, फ्लोरल मतलब फूल पत्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, बात करते हैं पहली डायनेस्टी की, स्लेव डायनेस्टी। सर ये कैसा नाम हुआ? तो स्लेव मतलब गुलाम। तो इसके जो राजा हुआ करते थे वो गुलाम हुआ करते थे। हाँ, गुलाम हुआ करते थे। मैं आप शुरुआत करता हूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करूंगा, जो स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा था। तो कैसे बना ये स्लेव डायनेस्टी का राजा? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मोहम्मद गोरी नाम का एक राजा था, सेंट्रल एशिया से इंडिया में अटैक करने आया। हाँ, ये एक टर्क राजा था और इंडिया की रिचनेस को लूटने आया था। भारत के एक महान शूरवीर राजा पृथ्वीराज चौहान, हाँ, पृथ्वीराज चौहान से उनका बैटल हुआ 1191 में। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन उसको कहा जाता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। याद रखिएगा, दिल्ली के आसपास के राजाओं में, मतलब नॉर्थ के राजाओं में आपस में एक दूसरे से, कहते हैं ना, जब आपस में फूट हो तो कोई बाहरी आपको लूट लेता है, और यही हमारे भारत में भी हुआ। और इस मोहम्मद गोरी को पहली बार में पृथ्वीराज चौहान जी ने, जो कि एक राजपूत रूलर थे, उन्होंने हरा दिया। दिल्ली के राजा थे। पर अगले ही साल मोहम्मद गोरी दोबारा आया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। भारतीय राजाओं ने, राजा जयचंद ने उसकी मदद की, और इस तरह से मोहम्मद गोरी दिल्ली पे कब्जा कर पाया। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। हाँ, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, सेवक था उसका, खरीदा हुआ गुलाम था, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत को, दिल्ली को राजा मिल गया गुलाम के रूप में, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही ब्रेव जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो दिल्ली का राजा बन गया मोहम्मद गोरी के मरने के बाद। और इसी से शुरुआत हो गई स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि एक स्लेव, एक गुलाम, खरीदा हुआ गुलाम राजा बन गया, तो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। तो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। और मामलुक इन्हें कहते हैं, अगर अरेबिक शब्द बोलेंगे तो मामलुक, तो इन्हें मामलुक सुल्तान्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऊंड, गुलाम। ठीक है, ज्यादातर ये गुलाम टर्क्स के गुलाम हुआ करते थे या उन गुलाम के बच्चे हुआ करते थे, इसीलिए इन डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जाता है कि ही वाज मैन ऑफ लेटर्स, बहुत ही पढ़ा लिखा, लोगों को जो जो पढ़ाई में और जो कहते हैं ना, जो रिचुअल्स में अच्छे थे, उनको वो बहुत क्या करता था, बहुत अप्रिशिएट करता था, बहुत पेट्रोनेज करता था। खुद भी क्या करता था, खूब धन दौलत लुटाता था अच्छे काम करने वालों को। इसीलिए कई बार इसको टाइटल दिया गया लाख बख्श, मतलब बख्शीश के रूप में लाखों बांट देने वाला ना, बड़ा दिलेर था इसका मतलब। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई, जब वो एक गेम, जिसे आजकल पोलो कहते हैं ना, घोड़े पे आप देखा होगा कि घोड़े से बॉल को मारना होता है ना, घोड़े में राइड करते रहते तेजी से। और हाँ, तो पोलो, उसको पहले चौगन बोलते थे, खेलते समय वो गिर गए लाहौर में और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद इनके बेटे को राजा बनाया गया, आराम शाह को, पर वो एक अच्छा राजा नहीं था, और कुछ ही दिनों बाद उसको हटा करके कुतुबुद्दीन का ही दामाद, दामाद समझते हैं, उसकी बेटी का पति इल्तुतमिश, तो वो भी गुलाम था। हाँ, एक्चुअली में वो भी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसको राजा बना दिया गया। और जब वो राजा बना, उसने रूल संभाला कुछ समय तक। अपने जाने के बाद
उसने अपनी बेटी को रजिया सुल्तान को, हाँ उसकी बेटी रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर नियुक्त किया। पर क्योंकि मुसलमानों में, टर्क्स में ये बात पसंद नहीं आई कि एक लेडी हमें रूल करेगी, ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ये हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है। उन्होंने उसके खिलाफ बगावत की और रुकनुद्दीन को कुछ समय के लिए राजा बनाया। पर रुकनुद्दीन भी एक काबिल राजा नहीं था और वापस रजिया बन गई पहली दिल्ली की सुल्तान, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान, रजिया सुल्तान। और बहुत अच्छा रूल किया। पर कहते हैं ना कि बहुत समय ऐसा चलने नहीं दिया गया। अगली डायनेस्टी आई। हाँ, पहली डायनेस्टी थी, मैंने बता दिया, स्लेव डायनेस्टी। अगली आई खिलजी डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद, जो कि स्लेव डायनेस्टी का आखिरी राजा था, इसको मार दिया और बन गया खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर। अब क्योंकि जलालुद्दीन, हाँ, जलालुद्दीन के एक नेफ्यू ने जलालुद्दीन को मार दिया और आ गया नया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ताकतवर और बहुत प्रसिद्ध सुल्तान बना। इंडिया के अगर कहें सबसे बड़े और पावरफुल सुल्तान की बात करें, उनमें से एक नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बहुत सारी नई और प्रयोगात्मक, है ना, प्रैक्टिकल चीजों के लिए जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं क्या क्या हुआ। जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना तो उसने देखा कि जो दिल्ली है उसके आसपास मंगोल्स ने कब्जा कर रखा है। हाँ, मंगोल्स ट्राइब्स फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया थी, ये बारबरिक ट्राइब थी और इन्होंने मंगोल्स के बड़े समूह को क्या क्या मरवा डाला, अपनी ताकत से मरवा डाला। और उसने अपने चलाक से, सूझबूझ से अलाउद्दीन ने कई सारे और राज्य जिसमें मालवा है, उज्जैन है, धार है, चंदेरी है, इसको जीत लिया और अपना एक बड़े एरिया में क्या किया, नॉर्थ में कब्जा जमा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसने जो सबसे कमाल का काम किया वो अब सुनिए। अलाउद्दीन खिलजी हिस्ट्री में जाने जाते हैं मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। आज भी हम इनको कॉपी करते हैं। इसने डिसाइड किया कि मार्केट में जो वस्तुएं बिकेंगी, खास करके जो खाने पीने की वस्तुएं, जो जरूरत की चीजें हैं, खास करके शुगर, कुकिंग ऑयल, उसका प्राइस फिक्स रहेगा। मार्केट में जो सेलर्स है उसके प्राइस को एब नॉर्मली इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ताकि लोगों को उचित मूल्य पे खाद्यान्न पदार्थ मिल पाए। और तो और इसने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए शाहना नियुक्त किया, जो आज भी है। हाँ, नाम शाहना नहीं है, मार्केट कंट्रोलर है। इसने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि कोई भी अंडरवेट नहीं करेगा, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सोचिए उस जमाने में राजा। तो यही है अलाउद्दीन खिलजी की खास बात। अब अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महान सुल्तान था। इसने अपना राज्य सोचा कि अब नॉर्थ में तो हमने जमा लिया है, साउथ में भी हमको क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो अपने ना जाकर के इसने अपने कमांडर इन चीफ मालिक काफर को एक बड़ी सेना के साथ भेज दिया और साउथ के राजाओं को झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी और एक एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ा। कहते हैं ना, अपनी ओवरलॉर्डशिप उन सबसे मनवा ली अलाउद्दीन खिलजी ने। एक बहुत बड़े एम्पायर को रूल करने लगा अलाउद्दीन खिलजी। उसने देखा कि जो नोबल्स हैं, मेरे जो मंत्री हैं, यही मेरे खिलाफ बगावत कर लेते हैं, तो ऐसा न कर पाए, इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। नोबल्स के लिए क्या रूल बनाए? पहला रूल बनाया कि नोबल्स आपस में पार्टी नहीं कर सकते हैं। हाँ, खास करके ड्रिंक पार्टीज नहीं कर सकते हैं, आपस में मैरिज अलायंसेस नहीं कर सकते हैं जब तक मैं परमिशन न दूं। वाइन्स का, नशा करने का सख्त मना था। हाँ, आपको बताइए इन नशे पार्टियों में ही क्या होता है, तैयारी होती है राजाओं को लूटने की, एकजुट होने की। गैम्बलिंग सख्त मना था, जुआ खेलना सख्त मना था, गैम्बलर्स पे सख्त सजा थी। अच्छा राजा था, बहुत अच्छा राजा था। और क्या किया इसने? सोल्जर्स को तय किया कि हम आपको जमीन नहीं देंगे, हम आपको सैलरी कैश में देंगे। हाँ, पहला राजा था जिसने ऐसा सोचा। और राजा क्या करते थे, कहते ठीक है, ये हिस्से की जमीन आप ले लीजिए, आप मेरे लिए सेवा करिए। इसने कहा नहीं, मैं तुम्हें कैश दूंगा। इसने एक सिपाही सिस्टम रखा, एक खुफिया टोली बनाई, एक खुफिया पुलिस की टोली बनाई, जो पूरे राज्य में नजर रखती थी कि कौन नोबल्स उसके खिलाफ बगावत कर रहा है, और उससे पहले कि वो राजा पे कुछ हथियार चला पाए, कुछ हमला कर पाए, उसका सर कलम कर देता था। तो बहुत ही क्लेवर राजा था। इसने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए। ये पहला राजा था जिसने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी। ऐसा नहीं है कि जब युद्ध होगा तब सेना बुलाएंगे, अरे आओ सैनिकों आओ, नहीं नहीं, मेरे पास हर वक्त सैनिक तैयार रहेंगे। स्टैंडिंग आर्मी, और उसके घोड़े और उसके जो लोग जो मुझे चाहिए, हाँ जो सोल्जर्स हैं,
इनके लिए उसने चेहरा एंड दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आइए समझते हैं दाग सिस्टम क्या। आप देखिए क्या हो रहा है, इस सीन को देखिए। घोड़ों को अरेबिक से मंगाया गया, अरेबिया से मंगाया गया, बढ़िया क्वालिटी के घोड़े मंगवाए गए और उन घोड़ों पे उसने अपना क्या किया, अपने नाम का निशान लगवा दिया। हाँ, आग में जलाया हुआ लोहा और उस लोहे को घोड़े के शरीर में गोद देंगे, इससे क्या होगा, शरीर में आग लग जाएगी, वहां जलेगा पर वहां पे परमानेंट क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा, ताकि घोड़े की पहचान हो सके कि राजा का घोड़ा है ना, ताकि राजा का घोड़ा जो हाई क्वालिटी का घोड़ा है कोई और चुरा ना सके, कहीं जा ना सके। और जो सोल्जर्स होते थे, है ना, उनको पहचानने के लिए चेहरा सिस्टम, जिससे हम आईडी कार्ड कहते हैं ना, आज हम आईडी कार्ड कहते हैं, हमारे स्कूल में आईडी कार्ड है ना, जिसमें हमारी सारी पहचान लिखी है, वैसा चेहरा सिस्टम उसने उस जमाने शुरू किया अपने सोल्जर्स के लिए, ठीक है, ताकि हर बार हम अपने अपने सैनिकों को पहचान सकें। कितने क्लेवर राजा था, सोचिए कब शुरू किया उसने ये सिस्टम, आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया, रेवेन्यू मतलब लगान होता है, क्योंकि इनका राज्य बहुत बड़ा था, तो अपने डायरेक्ट कंट्रोल में उसने पूरे राज्य को रखा। इसने पूरी जमीनें मेजर कराई और अपना शेयर फिक्स करा लिया कि मुझे इतना लगान चाहिए। अच्छा, लगान भी कैश में चाहिए, हाँ हाँ, गुड्स में नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई किसान अनाज उगा रहा है तो मुझे चावल नहीं चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए। और 1/3 से लगान बढ़ाते बढ़ाते 1/2 कर दिया, मतलब लैंड टैक्स भी बढ़ा दिया। और इसको कलेक्ट करने के लिए उसकी पूरी टीम लगा दी, ताकि इसके पास नगद आता रहे, कैश आता रहे। अब अगले राजा की बात करते हैं। अलाउद्दीन के बाद राजा आया मोहम्मद बिन तुगलक। ये घियासुद्दीन का बेटा, इसने नाम रखा अपना मोहम्मद बिन तुगलक। ये एक बहुत ही अजीब राजा, कई बार हिस्ट्री में इसको नाम दिया गया वाइजेस्ट फूल किंग। हाँ हाँ, मैं कुछ आपको अजीबो गरीब इनकी हरकतें बताऊंगा और तुम हंसोगे भी। और यस, आइए। पर इनके कहते हैं इनका प्लान बहुत बड़ा था, पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता था। जैसे उन्होंने एक प्लान बनाया, हाँ, प्लान क्या बनाया कि हम पूरी कैपिटल को, तो मैंने कहा ना इनके प्लान्स अच्छे थे, खराब नहीं थे, पर उसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं आता था। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत अकलमंद राजा माना गया, पर सबसे बेवकूफ राजा कहते हैं ना, वाइजेस्ट फूल। तो उन्होंने क्या शिफ्ट किया, अपनी दिल्ली को, अपनी कैपिटल जो कि दिल्ली थी से शिफ्ट करके देवागिरी शिफ्ट कर दिया। हाँ, देवागिरी का नाम उसने रख दिया दौलताबाद। क्यों दिल्ली को छोड़ के दौलताबाद क्यों, क्योंकि दौलताबाद ज्यादा सेंटर में पड़ रहा था और उससे डेक्कन को कंट्रोल करना आसान था, साउथ की बॉर्डर टेरिटरीज के पास थी। दिल्ली में फेमाइन आया हुआ था और दिल्ली में मंगोल्स का हमेशा डर मना था। हाँ, मंगोल्स जो बारबरिक ट्राइब आई थी सेंट्रल एशिया से, उसका हमेशा अटैक होता रहता था। तो उसने न सिर्फ खुद बल्कि अपने रिलीजियस गुरुज, अपने सारे सिटीजन्स को भी ऑर्डर दिया कि सबको चलना है, दौलताबाद चलना है। तो सब लोग दौलताबाद पहुंचे, पर जब वहां पहुंचे तो ज्यादातर लोग, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद उस जमाने में कोई फ्लाइट तो है नहीं, या ट्रेन तो है नहीं, पैदल आना है, बैलगाड़ी में आना है, तो आधे ज्यादा लोग तो रास्ते में बीमार पड़ गए, खाने की व्यवस्था नहीं थी। जब दौलताबाद पहुंचे तो वहां भी सूखा था, बहुत सारे लोग मारे गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर डिसीजन लिया कि नहीं नहीं, वापस दिल्ली आना है। और तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत बड़ी आबादी मर चुकी थी। अब उसने एक और शुरू किया, अब नया शगुफा क्या दिया, टोकन करेंसी। उसने देखा कि देश में जो सिल्वर के कॉइन्स चलते हैं, जिनको हम टांका बोलते हैं, सिल्वर देश में बहुत कम है, तो नया कॉइन छापने में मुश्किल होगी। तो उन्होंने शुरू किया अपनी ब्रॉन्ज की करेंसी। देखिए ये करेंसी में क्या चेंज किया वो दिखाई भी दे रहा है आपको स्क्रीन पे। और ब्रॉन्ज की करेंसी का सर्कुलेशन तो शुरू कर दिया, पर ब्रॉन्ज की जो सर्कुलेशन थी वो फेक बनाना आसान बन गया था, क्योंकि पब्लिक के पास ब्रॉन्ज के बर्तन हुआ करते थे। उन्होंने अपने बर्तनों को, अपने घर के रखे ब्रॉन्ज के मेटल को खुद ही फेक करेंसी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें राजा को बर्बाद हो गए, क्योंकि लोगों को अब टैक्स भी इसी रूप में जमा करना था। तो देश का खजाना नकली या काउंटरफीटेड कॉइन से भर गया। बाद में इसको राजा को ये डिसीजन भी वापस लेना पड़ा। बर्बाद होने के बाद एक और गलती होगी, टैक्सेशन इन दोब। दोब क्या होता है, दो नदियों के बीच का इलाका जो सबसे उपजाऊ भूमि होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि मेरे राज्य और फैले, इंडिया से बाहर हम सेंट्रल एशिया तक जाएं।
और इसके लिए उसे चाहिए थे खूब सारे पैसे। तो उसने क्या किया, इस 2 एरिया में जो सबसे कहते हैं ना फर्टाइल एरिया, वहां के फार्मरों पे टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स तो देंगे किसान, पर उगेगा तब तो देंगे। वहां पे आ चुका था फेमाइन। हाँ, और एक बड़े फेमाइन में, परेशानी में लोग गुजर रहे थे और लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। जब राजा की सेना मजबूर की तो लोग बगावत कर लिए। हाँ, और लोग मोर्चा खोल दी राजा के खिलाफ। तो ये भी प्लान इसका फ्लॉप हो गया। एक और सपना था इनका, मोहम्मद बिन तुगलक का, और वो था पूरी दुनिया को जीतना। हाँ, इसका सपना था, इसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई और सेना को 1 साल का एडवांस पैसा दे दिया। ये प्लान बनाया था कि हम पर्शिया को जीत लेंगे, मतलब ईरान इराक को जीत लेंगे, और इसके लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। पर ये सपना सपना ही रह गया और वो अपनी पूरी सेना को डिसबैंड कर दिया। हाँ, बर्बाद हो गया सारा पैसा। तो कहा ना, एकदम अजीब राजा था। ये है सुल्तान, किस तरह से ये सुल्तानेट पीरियड में किस तरह से राज्य चलता था। सुल्तान सबसे सुप्रीम पावर होता था। देश का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, मिलिट्री सब सुल्तान के अंडर में काम करेंगे। सुल्तान के ठीक नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था, वजीर। हाँ, आपने चेस में देखा होगा, वजीर होता है। वजीर अगर मारा गया तो राजा, वजीर जिसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये वो व्यक्ति होता है जो राजा का सलाहकार होता है। राजा इसी से राय करता है, मशवरा करता है। इसके बाद और कौन रैंकिंग ऑफिसर आते हैं राजा के, और नीचे कौन आते हैं? इसके बाद आता है सेना का कमांडर, हाँ, जिसे कहते हैं आरिज ए मामलुक, मामलिक, कमांडर ऑफ दी आर्म फोर्सेस। उसके नीचे आता है दीवाने रिसालत, ये रिलीजन मैटर का हेड होता है। हाँ, मतलब धर्मगुरु टाइप का। और इनकी मदद करते हैं काजी। हाँ, काजी न्याय में मदद करता है और राजा को सलाह भी देता है सिविल मैटर्स में और रिलीजियस मैटर में, धर्म के मामले में, कि क्या धर्म के हिसाब से सही है राजा के लिए। हाँ, राजनीति क्या कहती है, धर्म नीति क्या कहती है, ये बताता है काजी। उसके बाद आता है दीवाने इंशा। इसका काम है राजाओं को आने वाले पत्र, राजा को दूसरे राजाओं से मिलने वाला लेटर, और यहां से उनका जवाब, इसका काम किसका है? दीवाने इंशा। पहले वो स्क्रॉल चलता था ना, पता है ना? हाँ, बस वही उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद सुल्तानेट पीरियड, क्योंकि सुल्तान के राज बहुत बड़े थे, राजाओं ने बहुत बड़े, खास करके अलाउद्दीन खिलजी ने तो बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था। तो इस राज्य को बनाया गया, डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस को उस जमाने में बोलते थे इक्ताज। अब इक्ता का हेड जो होता था वो, इसका नाम होता था इक्तादार। अब क्योंकि प्रोविंस बहुत बड़े हैं, है ना, तो प्रोविंस में जो हेड होते थे उनको कहते थे मुक्तीज। और प्रोविंस को और डिवाइड किया गया था, जैसे स्टेट होते हैं हमारे देश में, कंट्री है तो स्टेट, स्टेट के बाद है डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के बाद है विलेज, ऐसे ही ना। उस तरह से प्रोविंस को डिवाइड किया था शिक्स में, शिक्स को और फर्दर डिवाइड किया था परगनाज में, और सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या था? विलेज लेवल। सबसे नीचे है कौन? विलेज लेवल, मतलब सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है विलेज। और गांव में 3 ऑफिसर होते थे। पहला ऑफिसर होता था मुकादम, जिसे हम कहते हैं हेडमैन, गांव का मुखिया। दूसरा होता था पटवारी, जो उसकी लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता था। हाँ, जो जमीन का है, का कितने पास कितनी जमीन है, पटवारी। और तीसरा होता था मुंशरिफ, जो कि अकाउंटेंट होता था, गांव का मुंशी होता था। इसके बाद रिकॉर्ड होता था कि किससे कितना लगान लेना है, का हिसाब किताब अमाउंट्स में, रुपएज में कैलकुलेट करता था। तो इस तरह से एक बहुत प्लान्ड वे में सुल्तान रूल कर रहे थे। पर कहते हैं ना, किसी का रूल भी हमेशा नहीं चलता है। नोबल्स भी जो जमाने में रूल करते थे राजा के अंडर में, उनको जो लैंड होती थी, इक्ता सिस्टम उसे कहा गया था, टेरिटरीज मिलती थी, बड़े बड़े एरिया मिलते थे, और उन टेरिटरीज के हेड को, हाँ, इक्तादार कहते थे। पर अगर राजा कमजोर हो जाता था, हाँ, जब सुल्तान कमजोर रहता था, ये फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, और कई बार क्या करते थे, ये फिर अपने ही राज्य बना लेते थे। हाँ, तो देश में इसी तरह छोटे छोटे राज्य बन गए ना, छोटे छोटे राजा और राज्य बन गए। आई होप मेरे राइजिंग स्टार, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं एंश्योर कर रहा हूं कि आपको दी बेस्ट कंटेंट मिल पाए। और ये सब कुछ जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये सब कुछ अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अवेलेबल होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। व्हाट्सएप चैनल है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है, और नोट्स चाहिए तो एकदम टेंशन लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री। आप हमारे वेबसाइट पे आइए, sartanurupani.com पे आइए, वहां से
नोट्स भी ले सकते हैं। हाँ, आप वहां पर हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, उस बैच से रिलेटेड एवरीथिंग यू विल गेट एब्सोल्युटली फ्री। मेरे सुपरस्टार्स आप बनने वाले हैं जल्दी ही, तो मैं चाहूंगा कि मेरे राइजिंग स्टार पूरी तैयारी से आए और सुपरस्टार बने। सो वेट करूंगा। बस एक मदद चाहूंगा कि आपके जो अब जूनियर्स, जो आपके ब्रदर सिस्टर्स अब आने वाले हैं 9th में, उनको कर दीजिए ये लिंक शेयर। सो शेयरिंग इज केयरिंग।